नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम मई माह के चौथे सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। यह करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, इसमें 2 क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लेखिका यांग स्वांग जी को किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में यांग स्वांग जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके विजेता है, या इस उपन्यास की यदि हम बात करते हैं, एक्चुअल में उपन्यास नहीं है, ये कहानी संग्रह है। ठीक है, तो इस कहानी संग्रह का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से, ये है लेखिका यांग स्वांग जी। और यदि हम इनका बात करते हैं तो ये है लिन किंग। देखिए क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो मूल भाषा में, यानी कि अंग्रेजी छोड़कर किसी अन्य भाषा में लिखा जाता है, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी संग्रह हो, कुछ भी हो, और उसे जब अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है ना, तब वो उपन्यास हो या जो भी हो पुस्तक, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए पात्र हो जाते हैं। तो इन्होंने ताइवान ट्रैवलॉग का रचना किया। और यदि हम इनका बात करते हैं अनुवादक की, तो अनुवादक है लिन किंग। तो इन्होंने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस तरह से ताइवान ट्रैवलॉग को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ताइवान की लेखिका यांग स्वांग जी को उनके बुक ताइवान ट्रैवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें यांग स्वांग जी की ताइवान यात्रा वृत्तांत है। यह मूल रूप से मंदारिन भाषा में लिखा गया है। मंदारिन भाषा यानी कि चीनी भाषा में लिखा गया है। अनुवादक की हम बात करते हैं तो 32 वर्षीय लिन किंग द्वारा इसे अनुवाद किया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। देखिए, 2024 में अनुवादित साहित्य के लिए इस अंग्रेजी अनुवाद को अमेरिकन नेशनल बुक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार में 50,000 पाउंड का इनामी राशि दिया जाता है, जो लेखक और ट्रांसलेटर के बीच 50-50 यानी कि आधा आधा बांटा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही हम बात करते हैं 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो दीपा भास्ती को हार्ट लैम्प के लिए दिया गया था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, दीपा भास्ती को हार्ट लैम्प के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और लगातार 2 बार हो गया है, 2025 और 2026 की हम बात करते हैं, तो दोनों पुरस्कार, मतलब दोनों वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी एशियन को ही मिला है। ठीक, और भारत की हम बात करते हैं तो भारत में अब तक कुल 2 लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला है दीपा भास्ती और एक है गीतांजलि श्री। ठीक, यदि हम बात करते हैं गीतांजलि श्री की, तो इन्हें रेत की समाधि के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में 12वें शिखर सम्मेलन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 की हम बात करते हैं तो इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। देखिए, 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। फ्रांस में कहा तो एवियन लेस बेस में किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 जून 2026 के बीच निर्धारित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, तो यदि हम इस सम्मेलन की बात करते हैं तो इसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या बैठक होगा, तो इसमें देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का नाम क्या है जिसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है? तो भारत का पहला ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान की हम बात करते हैं जिसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है, तो इसका नाम है काल भैरव। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काल भैरव को। देखिए, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ऑटोनॉमस यानी कि मानव रहित लड़ाकू विमान का नाम काल भैरव है। बेंगलुरु स्थित कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा निर्मित इस विमान का उत्पादन नाटो सदस्य देश पुर्तगाल में किया जा रहा है। काल भैरव से जुड़ी हम प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। इसे पुर्तगाल की प्रौद्योगिकी कंपनी स्पेस पिक्सेल के साथ साझेदारी में बनाया जा रहा है। इसकी मारक क्षमता की हम बात करते हैं तो यह एक मीडियम एल्टीट्यूड
लॉन्ग एंड्योरेंस ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और यदि इसकी दूरी या उड़ान की बात करते हैं तो यह विमान 3000 किलोमीटर तक की सफर तय कर सकता है और लगातार 30 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने में सक्षम भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 में कहां आयोजित की जाएगी। तो देखिए, यदि हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इससे पहले हमने G7 शिखर सम्मेलन की बात किया, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये भारत में होने वाला। भारत में कहा तो नई दिल्ली में। भारत इस बार एक और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का भी शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। ठीक है, देखिए 14-15 मई 2026 को भारत की मेजबानी में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुई है। ठीक है, 15 और 14 मई को संपन्न हो चुका है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। ठीक है, चूंकि देखिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक है तो इसमें केवल जो 11 सदस्य देश है ब्रिक्स के, तो यही सदस्य देश इसमें भाग लिए हैं। थीम की हम बात करते हैं तो देखिए, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखा गया है। भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला समर्पित यदि हम मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ है तो झारखंड में है। देखिए झारखंड के मशहूर पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर लगभग 20 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है तो देखिए, हम क्या देखते हैं, मानव और पशु के बीच द्वंद्व बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। खासतौर पे अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं जहां जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, यानी कि जंगलों को हटाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है और वहां पे मानव बस्ती निर्माण की जा रही है। तो यह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मानव और पशु के बीच द्वंद्व की भावना हो रही है। और ऐसे ही हम मानव और हाथी के बीच संघर्ष को भी देख रहे हैं। हर साल देश में हाथियों के हमले में लगभग 500 बेकसूर लोगों की जान चली जाती है, जबकि लगभग 100 हाथी भी इंसानी गुस्से, बिजली के करंट या रेल हादसों का शिकार हो जाते हैं। यह नया रिसर्च सेंटर हाथियों की आवाजों को रिकॉर्ड करेगा और AI के जरिए यह समझेगा कि वे कब गुस्से में हैं, कब डरे हुए हैं या कब अपने साथियों को बुला रहे हैं। थर्मल कैमरों और सेंसरों की मदद से जैसे ही हाथियों का झुंड इंसानी बस्तियों के करीब आएगा, गांव वालों को तुरंत मोबाइल अलर्ट या सायरन से सावधान कर दिया जाएगा। तो ये प्रमुख विशेषता है जो हम इस अनुसंधान केंद्र में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। ठीक, तो अभी आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री 4 देशों की यात्रा पर थे। ठीक है, तो इन 4 देशों की यात्रा पर थे और इन्हीं में से एक देश की हम बात करते हैं स्वीडन की। तो स्वीडन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है और इस तरह से यह प्रधानमंत्री का 31वां विदेशी नागरिक सम्मान भी है। ठीक है, देखिए यदि हम स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, आधिकारिक भाषा स्वीडिश है और ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ के प्रमुख की बात करते हैं स्वीडन की, तो यहाँ की प्रमुख है क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और इन्हीं के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए एक और पुरस्कार है। यदि हम पिछले सप्ताह की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहले तो स्वीडन का है, दूसरा इसको हम देख रहे हैं। देखिए हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान की हम बात करते हैं तो नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया गया है। तो नॉर्वे के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह प्रधानमंत्री का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यदि हम 2014 से अब तक की बात करते हैं 2026 तक, तो अब तक प्रधानमंत्री को कुल 32वां नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, इस चीज को आप याद रखेंगे। देखिए यह पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया गया। ठीक है, सम्मान का नाम मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट है। चलिए एक और पुरस्कार है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। देखिए किस संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। यदि हम एग्रीकोला मेडल की बात करते हैं तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा प्रदान किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है।
मोदी इस सम्मान को भारत के श्रमिकों को समर्पित किया है। लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और नरेंद्र मोदी ने यह मेडल यानी कि FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने प्रदान किया। देखिए, यदि हम FAO की बात करते हैं तो FAO जो कि खाद्य के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और प्रमुख संगठन भी है। इसका फुल फॉर्म खाद्य और कृषि संगठन के तौर पे इन्हें जाना जाता है। इसका गठन 16 अक्टूबर 1945 को होता है। मुख्यालय रोम, इटली में है। डायरेक्टर है जनरल को डोंग्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरभ विजय। देखिए, IAS अधिकारी सौरभ विजय ने 18 मई 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। वह महाराष्ट्र कैडर के 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। पूर्व पद की बात करते हैं तो इस नियुक्ति से पहले वे महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग में प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो याद रखेंगे नाम को, बिल्कुल मत भूलिएगा, सौरभ विजय। यदि हम UIDAI की बात करते हैं तो ये एक संस्था है और इन्हीं के द्वारा आधार जारी किया गया है। ठीक है, और आधार की हम बात करते हैं तो यदि हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो ये भारत ऐसा देश है जहाँ पे व्यक्तिगत पहचान के लिए इतना बड़ा प्राधिकरण का गठन किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में आधार जारी कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खेल से संबंधित है ये। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं? तो कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। देखिए, तो यह चैंपियनशिप यानी कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया, जहां भारतीय दल ने 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक अपने नाम किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में, देखिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, वैसे भी जितना भी क्वेश्चन रहता है सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखता हूँ जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए, किस देश ने भारत को चोल राजवंश के ऐतिहासिक अनयमंगलम ताम्रपत्र सौंपा है? तो देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया 4 देश की यात्रा पर थे और इसी दौरान नीदरलैंड के द्वारा ताम्रपत्र सौंपा गया है। यह ताम्रपत्र चोल वंश से संबंधित है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने चोल राजवंश के ऐतिहासिक अनयमंगलम ताम्रपत्र सौंपने की घोषणा की है। यह ताम्रपत्र 1862 से नीदरलैंड की लीडेन यूनिवर्सिटी के पास थे। ये ताम्रपत्र चोल राजाराम प्रथम जो कि 1985 से 1014 ईस्वी के मध्य शासन की है और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के काल से संबंधित है। देखिए, यदि हम इसका ताम्रपत्र की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 और 1700 के बीच नागापट्टिनम में खुदाई के दौरान इन्हें अवैध रूप से निकाला था और उसके बाद इसे नीदरलैंड ले जाया गया था, यानी कि 18वीं सदी में, और अब वापस फिर से भारत में पहुंच गई है। चलिए अगला क्वेश्चन। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक किन 2 देशों के बीच स्थित है जिसके सबसे बड़े हिस्से को यानी कि बड़े हिस्से को पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल और ये बांग्लादेश, तो ये 2 देश के बीच चिकन नेक है। ठीक है, इसे चिकन नेक इसलिए बोला जाता है। देखिए, अगर ये कट गया यहाँ से तो भारत के लिए ये मुसीबत बन जाएगा। कैसे मुसीबत बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पे चीन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ये एरिया चीन के प्रभुत्व में आ जाए, और जब ये एरिया चीन के प्रभुत्व में आ जाएगा तो देखिए भारत यहाँ से पूरी तरह से कट जाएगा और ये जो 7 सिस्टर है ये चीन के हाथ में चला जाएगा। तो ये जो चिकन कॉरिडोर है यानी कि चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं इसे, ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सामरिक महत्व का क्षेत्रफल है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भौगोलिक रूप से नेपाल और बांग्लादेश के बीच है, जिसकी चौड़ाई मात्र 20 से 22 किलोमीटर है। यह उत्तर भारत को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाले 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को केंद्र सरकार की एजेंसियों यानी कि NHAI और NHIDCL को स्थानांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारत ने किस देश के साथ शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? तो वीनस ऑर्बिटर मिशन की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन।
भारत ने अपने शुक्र ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान 1 के लिए स्वीडन के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों और शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बीच होने वाली परस्पर क्रिया का अध्ययन करना है। और यदि हम इस मिशन की बात करते हैं तो संभावना यह जताई जा रही है कि मार्च 2028 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेशनल हेल्थ गोल 2030 फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नेशनल हेल्थ गोल 2030 की हम बात करते हैं तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसका जो फायदा की हम बात करते हैं या उद्देश्य की बात करते हैं तो मरीजों को तुरंत इलाज मिलेगा और हमारे सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगने वाली लंबी कतारों से हमेशा के लिए राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य देश के भीतर मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने तथा समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हर नागरिक तक इसकी पहुंच को बेहद आसान करना है। यदि हम नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की हम बात करते हैं तो अशोक लाहिड़ी इसके उपाध्यक्ष है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर है। भारत और इटली किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे? तो संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में 2027 को मनाया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सानिया। देखिए, स्क्वाड्रन लीडर सानिया IAF की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिन्होंने प्रतिष्ठित कैटेगरी A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की उपलब्धि हासिल की है। यदि हम बात करते हैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर उपलब्धि की तो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसे पायलटों को उड़ान संचालन में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉयल सोसाइटी का फेलो किसे चुना गया है जो ये सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक है जिसे रॉयल सोसाइटी का फेलो दिया गया है। देखिए, यह विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पूर्व महानिदेशक भी है। यदि इससे पहले हम बात करते हैं तो 2019 में प्रोफेसर गगनदीप कांग को यह सम्मान दिया गया था। तो इस तरह से केवल 2 वैज्ञानिकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए, तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपके सामने मैं लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।